2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक देश एक चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सरकार ने देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाने पर सिफारिश देने के लिए 8 सदस्यों की एक कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल सुभाष कश्यप, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और पूर्व चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी को शामिल किया गया है। सरकार का मानना है कि एक देश एक चुनाव होने से करोड़ों रुपए की बचत होने के साथ विकास भी रफ्तार पकड़ेगा। चुनावों में कितना समय देश का जाता है, हर वर्ष कितना समय लगता है, और अगर वो सही समय सही दिशा में लगाया जाए, देश के विकास के लिए लगाया जाए, तो देश को लाभ मिलेगा। हजारों करोड़ रुपए चुनाव करवाने में खर्च होते हैं, सरकार के भी और लड़ने वालों के भी। अगर एक ही समय पे होते हैं तो उसमें बहुत बचत होगी और कुल मिला के देश के हित में ही होगा। अगर विपक्ष के पास कोई बेहतर सुझाव है वो दे सकते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर इस कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि उनसे किसी मंत्री ने नहीं बल्कि एक अधिकारी ने कमेटी में शामिल होने के लिए पूछा था। उन्होंने बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। कांग्रेस इस कमेटी की टाइमिंग और सरकार की नीयत पर भी सवाल खड़े कर रही है। ये झूठ की पुलिंदा मत बनाया करो हमारे देश की सरकार, ये मैं आप लोगों से ये जरूर मांग करूंगा। अगर हिम्मत है तो आमने सामने आपकी तरफ से पेशी किया जाए, जैसे कि मैं खड़ा हूं। झूठ के पुलिंदा अगर सही होते तो ना जाने हिंदुस्तान कितने बदल जाते। हमारा विचार बिल्कुल साफ है। कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने साफ कहा है कि ये संघीय ढांचा पर एक भयंकर आक्रमण है और संविधान के संशोधन के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। और समिति का टर्म्स ऑफ रेफरेंस अगर आप देखें तो इन्होंने पहले ही तय कर लिया है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना है। दूसरे विपक्षी दल भी एक देश एक चुनाव को लेकर उत्साहित नहीं है। वो इसे लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का स्टंट मान रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पे वोट मांग रहे हैं। अरे हमको क्या लेना देना तुम्हारा वन इलेक्शन, 10 इलेक्शन, 12 इलेक्शन, 20 इलेक्शन, वन नेशन, 1000 इलेक्शन। आपको कुछ मिलेगा भाई साहब? वन नेशन वन इलेक्शन से हमको क्या मिलेगा? होना चाहिए वन नेशन वन एजुकेशन। वॉल्यूम तेज करने से श्री अमित शाह जी कुछ नहीं होगा। वन नेशन वन इलेक्शन करवा लीजिए, जो करना है करवा लीजिए। 2024 में आपका विदाई का समय तय है। एक देश एक चुनाव पर पिछले कई सालों से विचार विमर्श चल रहा है। देश में आजादी के बाद से 1952, 1957, 1962 और 1967 में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए थे। 1970 में लोकसभा भंग होने के बाद एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई थी। 1983 में चुनाव आयोग ने देश भर में एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया था। विधि आयोग ने 1999 की अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी के एक देश एक चुनाव की वकालत करने के बाद नीति आयोग ने 2017 में इस पर एक वर्किंग पेपर तैयार किया था। 2018 में एक देश एक चुनाव पर विधि आयोग ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी। फिर 2022 में चुनाव आयोग ने एक साथ चुनाव कराने की तैयारी की बात कही थी। सवाल ये है कि क्या कमेटी बनाने के बाद एक देश एक चुनाव पर एक राय बन जाएगी? विपक्षी पार्टियां इसका विरोध क्यों कर रही हैं? एक देश एक चुनाव से किसे फायदा होगा? क्या हम 2024 के लोकसभा चुनाव इसी पैटर्न पर होते हुए देखेंगे या फिर ये बीजेपी का स्टंट पर है जिस पर विपक्षी पार्टियां जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर रही हैं? एक देश एक चुनाव यानी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हो, यहाँ तक कि पंचायत और नगरपालिका के चुनाव भी जोड़ दिए जाएं तो एक साथ होनी चाहिए। ये इसकी मूल भावना है। इसके 3 पहलू हैं। एक तो बड़ा थ्योरेटिकल पहलू है जो तर्क दिया जा रहा है कि खर्चा कम होगा, पार्टियां अपने काम पे फोकस करेंगी, बार बार चुनाव में नहीं जाना पड़ेगा, तो एक डायरेक्शनल ग्रोथ होगी। ये थ्योरेटिकल चीज़ है। दूसरा इसका एक पहलू है कि इस काम को करने के लिए, एक देश एक चुनाव लाने के लिए
संविधान में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस होंगे, क्योंकि कई ऐसे इश्यूज होंगे जिस पर राज्यों को भी शामिल करना पड़ेगा। स्टेट लिस्ट का इशू आएगा, राज्यपालों की शक्तियों को थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी सरकार को समय से पहले निकालेंगे तो फिर वो केंद्र की जिम्मेदारी बनेगी। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज का भी एक इशू आएगा। और तीसरा पहलू है इम्प्लीमेंटेशन का, कि क्या सभी राज्यों के चुनाव एक साथ प्रैक्टिकली कैसे होंगे। किसी के चुनाव अभी कर्नाटक में तो अभी हुए हैं, यूपी में कुछ दिन पहले पिछले साल हुए थे, तो ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, ये बड़ा एक सवाल है। लेकिन इन सबसे जो बड़ा सवाल जिस पर अभी विरोध हो रहा है वो थ्योरेटिकल है कि क्यों होना चाहिए ये संघीय ढांचे पर हमला। अभी आपने एक रिपोर्ट में सुना कि बहुत सारे विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये संघीय ढांचे पर हमला है और ये नहीं होना चाहिए। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि एक इलेक्शन या 10 इलेक्शन से हमें क्या लेना देना, हमें तो दूसरे विकास के एजेंडे चाहिए। लेकिन इसी पर हम चर्चा करना चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन में दिक्कत क्या है और क्या ये संभव है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम त्यागी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अर्शप्रीत खड़ियाल, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भाटी जी, साथ ही 2 वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और प्रेम कुमार जी हैं, और पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत जी को भी हमने जोड़ा है। थोड़ी देर में उनसे बातचीत होगी। खड़ियाल जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी। मेरा एक निवेदन है सभी मेहमानों से बातचीत शुरू करने से पहले, छोटे छोटे जवाब देंगे और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। खड़ियाल जी, क्या दिक्कत है वन नेशन वन इलेक्शन में? इतना विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं? धन्यवाद सवाल के लिए। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है वन नेशन वन इलेक्शन। बहुत जल्द टाइम आएगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये भी कह सकती है वन नेशन वन पार्टी एंड नो इलेक्शन। पहले तो ये समझ लिया जाए कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कर क्यों रही है। टाइमिंग सबसे जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी रैटल्ड है, घबराई हुई है इंडिया अलायंस से जो 28 प्लस पॉलिटिकल पार्टीज का है, और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि 2024 में इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, मुक्त किया जाएगा, जैसे हिमाचल और कर्नाटका में किया है, 2024 में भी होंगे। सो इस वजह से वन नेशन वन इलेक्शन की बात इन्होंने शुरू की है करना। मैं इनको जो मेरे सवाल हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता काइंडली नोट कर ले और मैं बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे इंप्लीमेंट कर सकती है वन नेशन वन इलेक्शन को, और ये क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। क्योंकि एक दफा आपको वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सारी स्टेट्स में जहां जहां भी सरकार बनी है डिसॉल्व करना पड़ेगा। कोई सरकार 1 साल के लिए बनी है, कोई 2, कोई 3 साल, कोई 4 साल। तो अगर आप उसको टेन्योर पूरा होने से पहले डिसॉल्व कर देते हैं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सवाल नंबर 2, फर्ज कीजिए स्टेट की सरकार 6 महीनों बाद गिर जाती है नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से, तो क्या 4.5 साल के लिए वो स्टेट बगैर सरकार के रहेगी? क्या वहां पे प्रेसिडेंट रूल इंपोज करेंगे? और अगर ऐसा होता है तो इश्यूज का क्या, ग्रीवेंस रिड्रेसल का क्या, विकास का क्या और रेजोल्यूशन का क्या? जो सूबे में लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, कोई उनके इश्यूज है, उनको रिजॉल्व कैसे करें? तीसरा, अगर सेंटर में फर्ज कीजिए साल बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, सरकार गिर जाती है, तो क्या 4 साल सेंटर में आप बगैर सरकार के चलाएंगे उसको प्रेसिडेंट रूल के साथ? और अगर आप कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तो क्या सारी स्टेट में एक बार फिर से इलेक्शन करवाएंगे? चौथा, फेडरल स्ट्रक्चर पे अरे एक बहुत बड़ा हमला है। फिर वो लंबा जवाब देंगे तो आपको बहुत लंबा बोल रहे हैं। थोड़ा पहले जो पहली बात आपने कही कि ये लोग घबराए हुए हैं इसलिए वन इलेक्शन कराना चाहते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, इससे इनको कैसे फायदा होगा? फायदा ऐसे होगा कि भारतीय जनता पार्टी है नेशनल पार्टी, जो इंडिया अलायंस है उसमें है रीजनल पार्टीज भी काफी सारी और फेडरल स्ट्रक्चर है। तो रीजनल पार्टीज को सबसे बड़ा होगा नुकसान, और रीजनल इश्यूज जो स्टेट के सूबे के इश्यूज हैं वो सारे साइडलाइन हो जाएंगे। क्यों? जो सर इसलिए हो जाएंगे बिकॉज भारतीय जनता पार्टी की नेशनल प्रेजेंस है। अब ये जो भारतीय जनता पार्टी की स्कीम है, एलपीजी सिलेंडर्स पर आप एग्जांपल लीजिए, 200 रुपया कम कर दिया 6 महीने पहले इलेक्शन में जाने से। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक आदत है, लास्ट के 5-6 महीनों में सूबों में ये काम करते हैं, स्टेट्स में 4.5 साल कुछ भी नहीं करते हैं कैंपेनिंग के अलावा। तो अब वो भी भारतीय जनता पार्टी को करने की जरूरत पड़ेगी। सूबों में तो आपकी भी सरकारें हैं, उसमें क्या दिक्कत है?
देखिए दिक्कत ये है, रीजनल पार्टीज के लिए सबसे बड़ा खतरा है ये, रीजनल इश्यूज के लिए। और दूसरी बात मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ, रीजनल पार्टीज के लिए क्यों खतरा है? हाँ जी, रीजनल पार्टीज के लिए क्यों खतरा है? खतरा इसलिए है साहब क्योंकि वो छोटे प्लेयर्स हैं, क्योंकि उनकी नेशनल प्रेजेंस नहीं है सभी रीजनल पार्टी। नेशनल इलेक्शन से क्या देना? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना, तो उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे वो। देखिए ऐसा है अब भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे हैं, भारतीय जनता पार्टी पहले जो सवाल है वो तो बताए कि आप टेन्योर को कैसे कट शॉर्ट करेंगे। नहीं वो मैं तो पूछूंगा, मैं तो दूसरी बात जवाब दे दूं साहब, आपको जवाब दे दूं, काइंडली सुन लीजिए। जो पंचायत है, जो म्युनिसिपैलिटीज है, वो स्टेट सब्जेक्ट के अंडर आती हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑथराइज है वहां पे इलेक्शन करवाने के लिए, तो आप वहां भी वायलेट करेंगे। अब मेरा अगला सवाल भारतीय जनता पार्टी से ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, देश हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आपने सुना होगा साहब, देश हमारा एक खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है ये गुलदस्ता हो जाए खत्म। नहीं अरे सुनो अरे अर्शप्रीत जी, जो कमल का फूल है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कमल का फूल खिल जाए बस, बाकी सारे जो है। अरे कमल का फूल जहां खिलना होगा वो तो खिलेगा। मैं आपने जो कहा ना कि रीजनल पार्टी को नुकसान होगा, मुझे ये बताइए कि हर लोकसभा के साथ 2-3 राज्यों के चुनाव होते हैं, तेलंगाना का, उड़ीसा का, आंध्रा का भी। वहां तो बढ़िया बीजू जनता दल खिलता है, वहां तो बीजेपी कभी खिलती नहीं है। क्या फर्क पड़ा इससे? मैं आपको बताता हूं क्या फर्क पड़ता है। दो चीजें बहुत जरूरी है समझनी कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है ना कि हमने वन नेशन वन इलेक्शन करवाना है, उसकी वजह से चेक्स एंड बैलेंसेस, फर्ज कीजिए इन्होंने सेंटर में सरकार बनाई, झूठ बोल के 15 लाख देंगे, 2 करोड़ जॉब्स 1 साल की देंगे, फार्मर्स इनकम डबल करेंगे, डीजल पेट्रोल के रेट कम करेंगे, तो वो चीज नहीं हुई। तो लोगों ने क्या किया, इनको जवाब दिया स्टेट के इलेक्शन में। हिमाचल का उदाहरण ले लीजिए, कर्नाटका का उदाहरण ले लीजिए, और बहुत सारे सूबे। अरे जब साथ में होंगे तो भी जवाब दे सकते हैं ना। ऐसा है, मेरी एक बेनती है आपसे, काइंडली आप सवाल 10 पूछिए लेकिन थोड़ा टाइम दीजिए जवाब। सीधा उसका जवाब दीजिए ना। अगर साथ में चुनाव होंगे तो इसका मतलब थोड़ी कि बीजेपी को ही वोट दे देंगे। अरे वो जिसको देना होगा उसको देंगे। सुन तो लीजिए साहब, मैंने उदाहरण दिया, तेलंगाना में कहाँ जीत पाते हैं। देखिए साहब सुन तो लीजिए, मैं बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल खत्म करना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लोग हमें फीडबैक, अगर हम कोई चीज नहीं करते हैं वादा करने के बावजूद, तो लोग हमें ना तो क्रिटिसाइज कर सके, ना ही क्यों नहीं करेंगे। अच्छा अश्विन जी रुकिए, काफी समय दिया मैंने आपको, काफी। अब आपके सहयोगी भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। देखिए अगर आप इंटरप्ट करते जाएंगे, नहीं इंटरप्ट क्या, मैंने आपसे 5-6 सवाल लगातार पूछ लिया, आपको पर्याप्त समय दे दिया सर। अब मतलब दूसरे लोग भी तो हैं, मैंने कहा था छोटे-छोटे जवाब देने का भाटी जी के पास। भाटी जी भी तो समाजवादी पार्टी आपके इंडियन संगठन के सहयोगी है सर, उनको बोलने दीजिए। प्रदीप जी, आपको क्या दिक्कत है वन नेशन वन इलेक्शन होने से? देखिए पहले तो मैं जवाब दे दूं जो आप सवाल अभी पूछ रहे थे हमारे इंडिया गठबंधन के सहयोगी से कि रीजनल पार्टीज को क्या प्रॉब्लम होगी। देखिए जब भी आप उदाहरण दे रहे थे कि स्टेट के साथ कुछ सेंट्रल इलेक्शंस हो जाते हैं, वो उस पर्टिकुलर स्टेट का नहीं, ये सारे स्टेट्स। अगर हम यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं तो हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी चुनाव लड़ेंगे, लोकल बॉडीज का भी चुनाव लड़ेंगे, हम विधायिका का भी चुनाव, एमएलएस का भी चुनाव लड़ेंगे, हम एमपीज का भी, लोकसभा का भी चुनाव लड़ेंगे। तो जब हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास रेडी होना चाहिए ये सारा चुनाव लड़ने के लिए। बीजेपी आज की डेट में रिचेस्ट पार्टी है इंडिया की, उसके पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, वो ये सब अपने रिसोर्सेज मूव कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में इलेक्ट्रल बॉन्ड में 90% उनके खाते में है, उनके पास सब सारा अमला जामा है, वो इकट्ठा करके चुनाव लड़ सकते इकट्ठे। जहां पे एक पार्टी, समाजवादी पार्टी से भी काफी छोटियां पार्टियां हैं हर प्रदेशों में, वो छोटियां पार्टी जब अपना चुनाव लड़ने जाएंगी तो वो क्या सिर्फ स्टेट इलेक्शन लड़ेंगी? भाटी जी ये बताइए, भाटी जी जब अलग अलग इलेक्शन होते हैं तो ज्यादा खर्चा होगा कि एक साथ इलेक्शन में ज्यादा खर्चा होगा? आप पैसे की बात कर रहे हैं, अलग अलग लड़ने में ज्यादा खर्चा होगा ना? मैं बताता हूँ आपको, 2009 और 2014 में 3 गुना सरकारी आंकड़े के हिसाब से 3 गुना ज्यादा खर्चा हुआ। 2014 से
जो अनुमान है 2019 के चुनाव में, वो लगभग 60,000 करोड़ का अनुमान है। 60,000 करोड़ की अगर हम बात करें, उसमें से 60 से 70% पैसा भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किया। ठीक है जी। अब आप लड़ रहे हैं उनसे, मतलब 60% में। नहीं सर, अरे भाटी जी पहले एक मिनट में सवाल ध्यान से सुन लीजिए सर, सवाल ध्यान से सुन लीजिए तो आपको जवाब देने में आसानी होगी। आपको उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है या किसी भी पार्टी को, जो भी रीजनल पार्टी होगी, ये किसी एक के लिए नहीं है, तो आप एक साथ विधानसभा, मतलब उदाहरण के लिए विधानसभा भी लड़ सकते हैं, लोकसभा भी लड़ सकते हैं, वो एक ही साथ हो रहे हैं ना, तो आप प्रचार भी एक ही साथ करेंगे, 3-4 भी लगे रहेंगे ईवीएम मशीन अपना, जिसको जहां जहां वोट डालने, जैसे अभी प्रयोग के तौर पे 2 इलेक्शन साथ में होते हैं, विधानसभा लोकसभा, तो एक और रख दीजिए उदाहरण के लिए। इससे खर्चा आपका कैसे बढ़ेगा ये बताइए मुझे। एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपसे उदाहरण पूछता हूँ। आप घर में एक शादी कर रहे हैं और 4 शादी एक साथ कर रहे हैं, खर्चा कम लगेगा सर, खर्चा कम लगेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, खर्चा कम लगेगा, ऐसा लोग करते भी हैं, एक ही लगेगा, ऐसा लोग करते भी हैं, आप समझने की कोशिश करिए। 3-3, 4-4 शादियां आप एक साथ अगर करते हैं तो उसका आप समझते हैं उसके लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर मूव हुआ। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है, मैं इस बात में अलझ के रहना नहीं चाहता हूँ, दूसरी महत्वपूर्ण बात है ये जो शुगुफा भारतीय जनता पार्टी हर 2 महीने 1 महीने में अपने उद्योगपति मित्रों को बचाने के लिए छोड़ रही है, पहले यूसीसी और अब ये होने वाला, दोनों में से एक भी नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि 2024 से पहले ये होने वाला नहीं है, क्योंकि सुन लीजिए, इसमें जो खुद पार्लियामेंट्री कमेटी ने, स्टैंडिंग कमेटी ने जो सुझाव दिए थे, उस सुझाव को अगर आप पढ़ें, उसमें खुद लिखा है कि इसमें लगभग 1 डेकेड लग जाएगा पूरी चीज करने में। तो आप खुद ही, आपकी स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में अध्यक्षता उन्होंने भाजपा पार्टी ने की होगी, उसने दिया, उसने भी ये बोला। तीसरी बात, अगर हम खुद भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो पे जाए, 14 में भी और 19 में भी इन्होंने ये लिखा कि हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन। अगर खर्चा ही एक रीजन है कि बहुत पैसा बचने वाला है इससे, तो देश का भारी नुकसान करा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। 9 साल इनको समय मिला, लेकिन ये पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते हैं। ये लास्ट के 6 महीने में, 3 महीने में, क्योंकि मालूम है 2024 में ही नहीं आएंगे। भाटी साहब, दिक्कत है अपने यहाँ चुनाव हर 6 महीने में होते रहते हैं, तो जब भी आएगा ये सवाल आप लोग कर दोगे, चुनाव से पहले ये नाटक करते हैं, हर 6 महीने में चुनाव होते हैं यहाँ पे, उसी को खत्म करना है। अगर 6 महीने में चुनाव हो रहे हैं तो आप, जरूरी नहीं है देश के प्रधानमंत्री हर रोड, सड़क, गली मोहल्ले में जाके, या क्यों न जाए, मैं कहता हूँ क्यों न जाए। वो अपने पार्टी के नेता हैं, वो पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री तक चुनाव लगे, इस पर आप रोक थोड़ी सकते। लोकतांत्रिक अधिकार, आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हो, कह रहे कि वो प्रचार न करें। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को चेंज करिए आप। वो अभी मैं रावत जी से पूछूंगा। अब भाटी जी रुकिए 1 मिनट, भाटी जी तो लीजिए। अरे भाटी जी, आप एकदम ही कुछ चीज करना चाह रहे हैं जिसका कोई सर और पैर आपने अभी कुछ समझा नहीं। अरे भाटी जी रुक जाओ ना 1 मिनट, डिस्कशन करिए। अरे भाटी जी रुक जाओ ना 1 मिनट, एकदम बवाल काट दिया आपने महाराज। 2022 से बवाल तो भारतीय जनता पार्टी ने काटा हुआ है। अरे महाराज मुझे बोलने दो, आपके जवाब लेना शिवम जी से। ये जो आप लोगों दोनों लोगों ने सवाल उठाए, इनके जवाब उनको देना, मैं थोड़ी दूंगा, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। 2022 से पूछिए, इस पे विचार मांगे जा रहे हैं, और अभी रावत जी से मैं पूछूंगा तो और पहले ले चलेंगे मुझे कि वहां से इसका रिकमेंडेशन की गई थी। लेकिन शिवम त्यागी, ये आप लोग क्या एकदम ठीक चुनाव से पहले एक नया सगुफा और बवाल छोड़ देते हैं कि एक साथ एक चुनाव कराने, कैसे कराएंगे आप, जरा बताइए मेरे को। देखिए, अर्शप्रीत की बातों से जवाब शुरू करूंगा। सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने छोटे जवाब देना, बहुत लंबा नहीं। क्या होगा अगर भारतीय जनता पार्टी, छोटे जवाब दूंगा, क्या होगा अगर भारतीय जनता पार्टी 5 साल में बड़े बड़े वादे करके चुनाव जीत लेगी और उसके बाद जो है वादे पूरे नहीं करेगी तो क्या होगा? अरे 1971 में गरीबी हटाओ का नारा देकर सत्ता की मलाई चाटी 30 साल और आज तक गरीबी नहीं हटा पाए। आप बता रहे हैं कि वादे कैसे पूरे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? नंबर 1, अब इन्होंने खर्च को लेकर कहा कि भाई खर्च की दिक्कत है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। एक रिपोर्ट कहती है कि 1952 का जब पहला चुनाव हुआ था तो इस देश में 11 करोड़ रुपए में पूरा चुनाव हो गया था। आज अगर मैं 2019 की एक रिपोर्ट की बात करूं तो कहते हैं कि 60,000 करोड़ लगे चुनाव में। क्या ये खत्म नहीं होना चाहिए? हर तीसरे महीने इस देश में कहीं ना कहीं चुनाव है। मेरे बच्चे का एग्जाम है तो चुनाव है, सारे टीचर्स की ड्यूटी वहां लगनी है, मिलिट्री फोर्सेस की अलग से ड्यूटी वहां पर लगनी है, कोड ऑफ कंडक्ट जो है अलग से वहां रखना है, सारे जो विकास के प्रोजेक्ट्स हैं वो बाय डिफॉल्ट रुक जाने हैं, कोई भी चीज आगे चलनी ही नहीं है। तो इस बात पर कम से कम विचार क्यों ना हो? अब मुझे एक चीज बताइए। दूसरा, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहना चाहता हूं। इस देश में इन्होंने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला है। अच्छा, फिर 1952 में कैसे हो गए थे?
फिर 1957 में कैसे विधानसभा लोकसभा एक साथ हो गए थे, फिर 1962 में कैसे विधानसभा लोकसभा एक साथ हो गए थे, फिर 1967 में विधानसभा लोकसभा एक साथ कैसे हो गए थे। 1969-70 में इंदिरा जी ने कुछ विधानसभाओं को, असेंबलीज को भंग किया। 71 से पहले गरीबी हटाओ का नारा देकर 71 में चुनाव करा लिए लोकसभा भंग करके। वो अलग बात है, गरीबी नहीं हटी, वो प्रचंड बहुमत से आई। ये आपने चेंज किया है, ये देश ऐसा ही चल रहा था। आज उसको तोड़कर शिफ्ट विशिफ्ट कर हर 3 महीने में चुनाव करा कर कहते हैं नहीं अब इकट्ठा नहीं हो सकते, फेडरल स्ट्रक्चर पर बड़ा खतरा है। कैसे खतरा है, जरा इसका टेक्निकलिटीज बताइए। अब मैं आगे आना चाहता हूं। मेरे समाजवादी के मित्र ने कहा देखिए हमारे पास तो पैसा है नहीं, और अगर हमारे पास पैसा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो हम तो नहीं लड़ सकते। साहब लोकसभा विधानसभा एक साथ हो जाने से तो आपका तो अच्छा हो जाएगा। मैं तो कहता हूं विधानसभा के लिए विधायक का कैंडिडेट, लोकसभा के लिए लोकसभा का कैंडिडेट, और अखिलेश यादव जी अपनी वो छत खुलने वाली एक ही मर्सिडीज में घूम के प्रचार कर लेंगे। भाई सारा ही काम आसान हो गया, पेट्रोल डीजल से लेकर रैली, हर चीज का खर्चा एकदम कम हो जाता है। अब आगे अंत में आते हैं। मैं कहता हूं टेक्निकलिटीज एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने लगातार इस पर कहा गया है। 1999 में वीबी रिपोर्ट में इसका हवाला देते हुए कहा गया था कि इस देश में एक देश एक वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक देश एक चुनाव पर बात होनी चाहिए, और वो होना चाहिए। इस देश में लाल किले की प्राचीर से मेरे देश के प्रधानमंत्री ने लोगों को सेंसिटाइज करने का काम किया था कि ये चुनाव होना चाहिए। उसके बाद लगातार इस पर रिपोर्ट्स आई है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, हम इस चर्चा को लेकर ओपन क्यों नहीं है? क्यों हम इसको बनाना रिपब्लिक की तरह ट्रीट करना चाहते हैं? क्यों हम चाहते हैं कि 3 महीने में चुनाव होते रहे? क्यों हम चाहते हैं कि हम चुनाव में ही रहे? अरे शिवम, ये अभी सिर्फ चर्चा क्या, ये जो विशेष सत्र होने वाला है इसमें इस पर कुछ होने वाला है क्या? 18 से 22 सितंबर के बीच में कुछ आने वाला है क्या? देखिए जी, मुझे तो नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जब मीटिंग होगी, मुझे पूरी उम्मीद है वहां पर सब चीजों का चर्चा होगी, सदन में वो सबको पता चलेगा। सर रावत जी से एक सवाल ले लूं, फिर मैं पत्रकार मित्रों से विश्लेषण करूंगा। रावत जी, आपने चूंकि चुनाव आयोग को चलाया, सर आप बहुत बारीकी समझते होंगे इसकी एडमिनिस्ट्रेटिवली कि कितनी मशीनें लगेंगी, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, फोर्सेस लगेगी। क्या वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल है ब्रॉडर? और दूसरा, इसके लिए कितना समय चाहिए कि सरकार इसको इम्प्लीमेंट कर पाएगी, अगर सोचते हैं तो, तय होता है तो? रावत जी, ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। इलेक्शन कमीशन ने 2015 में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उसमें कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन फिजिबल है अगर संविधान में आवश्यक संशोधन कर दिए जाएं, लोक प्रतिनिधित्व कानून में आवश्यक संशोधन कर दिए जाएं, और ईवीएम वीवीपैट की जो अतिरिक्त संख्या जरूरत होगी उसके लिए पर्याप्त धनराशि और समय उपलब्ध करा दिया जाए, तो ये इलेक्शन कमीशन डिलीवर कर सकता है। उस समय 2018 में इलेक्शन कमीशन के पास लगभग 20 लाख के लगभग ईवीएम और वीवीपैट होते थे, जबकि वन नेशन वन पोल के लिए 35 लाख मशीनों की जरूरत होगी, मतलब 15 लाख एडिशनल। हो सकता है कि पिछले 5 वर्ष में 2018 से 2023 के बीच में कुछ बना ली गई हो, कुछ प्रोक्योर कर ली गई हो, तो उसके अपडेटेड जानकारी लेकर अंदाज लगाया जा सकता है कि कितनी मशीनें और चाहिए हैं और उनके लिए कितना समय लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ 2 ही कंपनियां बनाती हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और ECIL, और दोनों की कैपेसिटी करीब 5 लाख के लगभग है एनुअल। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है 1-2 साल तो मिनिमम लगेंगे अमेंडमेंट हो जाने के बाद, क्योंकि अगर अमेंडमेंट नहीं होते हैं तो इलेक्शन कमीशन अभी के कानून के अंतर्गत बाध्य है कि जिस हाउस की भी टर्म खत्म होने वाली है उसके इलेक्शन की प्रक्रिया वो चालू कर दे और टर्म खत्म होने के पहले नया हाउस डिलीवर कर दे। जैसे कि अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में इलेक्शन कमीशन प्रिपरेशन की समीक्षा कर रहा है, और जैसे ही ये समीक्षा पूरी होगी वो घोषणा कर देंगे चुनाव कार्यक्रम की। तो इस हिसाब से चलेंगे, अगर बिना अमेंडमेंट के तो शायद कभी ना हो पाए। तो अमेंडमेंट इज द फर्स्ट। रावत जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि इसके लिए समय लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जुटाना पड़ेगा, और इस अगर तय भी करे सरकार तो 1-2 साल लग सकते हैं इसमें। एक छोटा सवाल, क्या ये पॉसिबल है कि अभी जो 4-5 इलेक्शन होने हैं नवंबर-दिसंबर में, उसके बाद अप्रैल-मई में लोकसभा है, उसके बाद फिर 4-5 इलेक्शन है 6 महीने बाद, क्या 6 महीने आगे पीछे वाले क्लब किए जा सकते हैं? उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? ये भी 18 में तो नहीं था, 2018 में नहीं था। अगर 5 साल में बना लिया गया होगा तो उसकी मुझे जानकारी नहीं है। वो आपको इलेक्शन कमीशन से ही पता लगेगा अपडेटेड इंफॉर्मेशन की क्या है इस समय स्थिति। ओके, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति चुनाव आयोग रियल टाइम पे बताएगा तो पता चलेगा।
हर्षवर्धन जी और प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी, दिक्कत है वन नेशन वन इलेक्शन में? देखिए वाजपेयी जी, एक साथ इलेक्शन पहले भी होते थे, आपने भी बताया, हम सब जानते। तो इसमें ऐसी बुराई क्या थी कि ये खत्म हो गई? ये तो मतलब फेल्योर माना जाएगा कि एक साथ एक इलेक्शन कभी था और वो फेल हो गया, और आज हम फिर से उसको जिंदा करने की एक ऐसे पहल को कोशिश करें जो फेल्योर साबित हो चुका है। एक बात, क्यों फेल हुआ था सर? आप तो बड़े सीनियर है, बताइए ना सर, क्यों फेल हुआ था? ये फेल्योर हुआ है, ये बता रहा हूं। फेल्योर हुआ है तो क्यों ये तो हुआ फैक्ट था, है ना। तो बताइए सर। नहीं, क्यों हुआ पर बात करने की बात अभी जरूरत नहीं है। अभी तो जरूरत है कि क्यों जरूरी है। नहीं, आपने घोषणा कर दी कि वो फेल हो गया था, तो क्यों फेल हुआ, तो ये भी तो बताइए। इसलिए कि आज हम उसकी जरूरत दोबारा महसूस कर रहे हैं, महसूस कराया जा रहा है कि एक साथ एक। दूसरी बात है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां से मैं शुरू करता हूं कि इससे लोकतंत्र मजबूत होगा क्या? कोई भी काम हम डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करते हैं। क्या एक चुनाव एक देश एक चुनाव के नारे से डेमोक्रेसी मजबूत हो? प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए डेमोक्रेसी को मजबूत करने की? मैं ये कहता हूं कि इस देश में एलिजिबल वोटर्स की संख्या 1,18 करोड़ और वोटर लिस्ट में नाम है 94 करोड़ का। तो आज तक 18 और इधर 94 में 26-27 करोड़ लोगों का तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, और 23 करोड़ में सरकार बन जाती है। तो ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि कहीं दूसरी ओर भटकना चाहिए? क्या एक देश एक चुनाव करने से सदन में अपराधियों का पहुंचना बंद हो जाएगा? अरे सर, ये बार बार चुनाव होने से लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा प्रेम जी? हर 6 महीने बाद होते रहे तो देखिए, बार बार चुनाव हो रहे हैं, उसका सोल्यूशन एक चुनाव बोल रहे हैं। तो ये हम तो यहाँ खोजेंगे ना, एक चुनाव होने से क्या हो रहा? क्या हम क्रिमिनल लोगों को सदन में पहुंचने से रोक दे रहे हैं? क्या धन बल बाहुबल का प्रयोग खत्म हो रहा है? क्या डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो रही? क्या हो रहा है? क्यों चाहिए एक देश एक चुनाव? ये सबसे बड़ा सवाल हम रख रहे हैं। नहीं, अगर इसका उत्तर नहीं मिलता है तो मुझे रहने दीजिए, जो चल रहा है वही ठीक है। आप ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। अरे सुनो, अभी पूछूंगा शिवम जी से, मैं पहले आपसे तो पूछ लूं, बार बार इलेक्शन होने से चुनाव सुधार नहीं होंगे या होंगे, ये कैसी? ये तो बताओ ना। आप खाली अनाउंस कर दे तो उसके लॉजिक भी तो बताओ। वो फेल हुआ था, आपने बताया नहीं क्यों फेल हुआ था। बार बार इलेक्शन होंगे तो इससे कैसे फायदा होगा? आप कह रहे हैं कि आज जो व्यवस्था है उसके तहत आप बताइए। हम जो कह रहे हैं, जो प्रस्तावित व्यवस्था है उसको साबित कीजिए कि वो कैसे बेहतर हो। मेरा ये सवाल, कैसे बेहतर होगा? क्या डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी? कोई भी पैनल में बैठे हुए व्यक्ति बताएं कि इससे डेमोक्रेसी कैसे? इसी के तो काउंटर में पूछो, ये सवाल तो अभी शिवम से पूछूंगा। बार बार चुनावों से डेमोक्रेसी कैसे मजबूत होगी, ये तो बताओ आप, कि हर 6 महीने बाद इलेक्शन में तो डेमोक्रेसी मजबूत हो रही है। और दूसरा, जितने मतदाता मतदान करते हैं, अब वो उससे ज्यादा लोग घर में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, तो कैसे उनको पकड़ के लाएंगे रावत जी कि चलो वोट डाल? हर प्रयास तो किए जा रहे हैं। एक और बात की ओर इशारा मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। हाँ। आज सांसद अपने बहुमत से सरकार बनाते हैं, विधायक अपने बहुमत से सरकार बनाते हैं। बहुमत परिभाषित तक नहीं है, बिल्कुल सही, परिभाषित भी नहीं है। कभी मैजिक फिगर बदलता रहता है, कभी सदन के फुल स्ट्रेंथ का हाफ से ज्यादा चाहिए, और कभी विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव आया तो जितने सदन में मौजूद है उसका आधा से एक ज्यादा चाहिए। डिफाइंड नहीं है कि बहुमत क्या है। तो प्रायोरिटी लोकतंत्र को मजबूत करने की यहां होनी चाहिए भाई। नहीं तो आप मतदाताओं से वोट करा लीजिए, सबसे ज्यादा जिसको वोट मिले उसकी सरकार बने। ये भी एक तरीका हो सकता है। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म हम बता रहे हैं। नहीं, इसको एक आप चूंकि सेट पैटर्न है इसलिए आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म बोल रहे हैं, लेकिन हम सांसदों को चुनते हैं सबसे ज्यादा वोट के आधार पर, और सरकार चुनते हैं 50% +1 के आधार पर। डेफिनेशन। अरे सर, बेसिक स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ जाएगी, आप समझ नहीं रहे हो। वैसे बवाल मचा हुआ है, बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ना मत, संविधान बदल जाएगा पूरा। डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के पॉइंट्स पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक देश एक चुनाव, होगा क्या इससे? ये पूछिए ना। इससे ये होगा, क्या होगा? हाँ शिवम जी, बहुत संक्षेप में बताओ, इससे क्या होगा? लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा एक चुनाव कराने से, बताइए।
नंबर वन, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इस देश में लोकतंत्र मजबूत था, लोकतंत्र मजबूत है, लोकतंत्र मजबूत रहेगा। और ये जो शुरुआत में बार बार ये शगुफा छोड़ा जा रहा है कि पहले ये एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं और फिर उसके बाद कह देंगे कि एक पार्टी और एक नेता और कोई चुनाव नहीं, ये आप हर बार बोलते हैं जी, इसका कोई आधार ही नहीं है। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जो इस देश की हर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर सवाल उठाते हैं। मैं कहता हूं ना, सबसे पहला खर्चा कम, जाहिर है। दूसरा, हर तीसरे महीने देश में चुनाव नहीं होंगे। प्लीज बीच में नहीं, तीसरा, अब सोचिए ना, अब सोचिए, अब आप एक चीज सोचिए कि संसद में कोई बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर बहस चल रही है, लेकिन वहीं 3 महीने बाद ही किसी उस पर चुनाव है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो तमाम चीजें इन्फ्लुएंस होती है, बेटर है 5 साल के लिए हर एक सरकार के पास पूरा समय होगा अपना काम, अपना रिपोर्ट कार्ड देने का और उस पर जनता को तय करने का। हर 3 महीने में अगर चुनाव होते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है और देश को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये रिसोर्सेस का कहीं ना कहीं बेजा इस्तेमाल, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमेशा हिंदुस्तान पूरे तरीके से चुनावी मोड में रहता है, सभी पार्टियां और सरकारें कहीं ना कहीं लगी रहती है। अगर इससे बचना है, आप ही तो कहते हैं ना बार बार कि मोदी जी तो हमेशा चुनाव में होते हैं, जबकि होना चाहिए, लेकिन अगर आप ही इस बात को कहते हैं तो मानिए ना, इससे बचने का एक तरीका है कि एक ही बार चुनाव करा लीजिए, आप जीते या कोई जीते, मतलब आप लोग अपने पैर में उलाड़ी मारो, बार-बार चुनाव से आपको फायदा होता है। मतलब ये कि प्रधानमंत्री जी म्यूनिसिपैलिटी का भी चुनाव प्रचार करे, विधानसभा का भी करे, वो अपने आप को नहीं चेक करेंगे, पूरा सिस्टम डिस्कशन का है भाई, कमेटी बनी है। प्रेम जी, ये आपका हाइपोथेसिस है। अरे भाई एक मिनट, आप झगड़ा मत करो, हर्षवर्धन जी को तो बीच में ले आऊं मैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि जब लोग, अरे सुन लो प्रेम जी, डिस्कशन का पॉइंट है अभी। प्रेम जी और शिवम जी, भाई अभी हर्षवर्धन जी को, अगर डेमोक्रेसी को ही मजबूत करने की बात है, प्रधानमंत्री को पंचायत चुनाव के इलेक्शन से क्यों रोका जा रहा है? वो किसी जगह का प्रचार करें, वो भी तो डेमोक्रेसी का पार्ट है ना, कि प्रधानमंत्री तो इसलिए वो खाली यूनियन इलेक्शन का प्रचार करेंगे। अरे उनको कहीं भी करने की इजाजत होनी चाहिए। हर्षवर्धन जी, 1 नेशन 1 इलेक्शन में क्या समस्या है? सबकी समस्या आपने सुनी। हर्षप्रीत जी कह रहे हैं लोकतंत्र को खतरा है, वो कह रहे हैं रीजनल पार्टीज को बहुत दिक्कत है। रावत जी ने जेन्युइन इशू उठाया कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए कराने के लिए। प्रेम जी कह रहे हैं डेमोक्रेसी ही कमजोर हो जाएगी अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हुए तो। बोलिए। बड़ा हास्यास्पद मसला हो गया नीरज जी, आप जहां आकर मुझसे पूछ रहे हैं उसके पहले ऐसे ऐसे हास्य व्यंग्य हुए हैं कि इतने गंभीर मुद्दे का पूरा, जिसको कहते हैं कि आधार ही खत्म हो गया। क्यों एक देश एक चुनाव, ये क्यों होना चाहिए, ये सवाल किसी के मन में आ सकता है क्या? भारत में 1967 तक एक देश एक चुनाव रहा। उस वक्त के जो चुनाव आयोग की क्षमता थी उसमें भी बड़ी आसानी से करा लिया। कांग्रेस पार्टी लगातार सत्ता में रही, बट उस समय डेमोक्रेसी मजबूत नहीं थी। मुश्किल कहां आई? मैं मुश्किल बताता हूं। मुश्किल आई जब इस देश में लोकतांत्रिक तौर पर चुने गए प्रधानमंत्रियों ने, सरकारों ने तानाशाही रवैया अपनाया, धड़ाधड़ सरकारें गिराई राष्ट्रपति शासन के नाम पर। जनता का भरोसा नेताओं से टूटा। कांग्रेस ने उस अपने लोकतांत्रिक मॉडल को ध्वस्त स्वयं किया, अपने निजी हितों के लिए राज्यों की सरकारों को तबाह कर दिया, कुर्बान कर दिया। चुनकर सरकारें आती थी, फिर वो कम्युनिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, कौन हो, कांग्रेस ने कोई भेदभाव नहीं किया। और तब जाकर इस देश में चुनाव अलग अलग होने लगे। फिर जब जनता को लगा कि नेता तो इनकी ईमान, इनका शर्म हया सब गायब हो गया है, तो जनता भ्रम में पड़ गई। मिलीजुली सरकारों का दौर आ गया। देश ने एक तानाशाह राष्ट्रपति शासन के तौर पर तो अलग अलग समय पर कांग्रेस रही, पक्का वाला तानाशाह देखा इंदिरा गांधी। कहे खत्म करो सब, चुनाव खत्म करो। अरे पॉइंट पर आओ हर्षवर्धन जी, 1 नेशन 1 इलेक्शन के फायदे बताओ और नुकसान जो ये लोग सवाल उठा रहे हैं। नहीं नीरज जी, मैं जो सवाल उठाए गए उन्हीं का जवाब दे रहा हूं। देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए, देश के विकास के लिए, राजनीतिक दलों का सिर्फ चुनाव के लिहाज से सब कुछ करने के लिए वो देश को नुकसान देता है। देश में सबसे ज्यादा कब झगड़े होते हैं, याद करके बताइए। जब चुनाव आने वाला होता है तो नेता, उसके मुंह से कौन से शब्द कब निकल जाएंगे पता नहीं। इस देश में जब चुनाव होने वाला होता है तो 2 समाजों के बीच में विभाजन कराया जाता है। इस देश में जब चुनाव होने वाला है तो जातियां लोगों को याद आने लगती हैं। उदयनिधि स्टालिन का बयान भी तो उसी तरह का है। आज चुनाव जब हर दूसरे चौथे होगा तो पूरा देश संघर्षरत रहेगा, जो लोकतंत्र की बुनियादी मान्यता के विरुद्ध है। अगर 5 वर्ष में एक बार चुनाव होता है तो यकीन मानिए देश बेहतर तरीके से शांति और विकास के रास्ते पर चलेगा।
अगर नेताओं पर भरोसा नहीं होगा तो 5 साल बाद उनको उखाड़ कर फेंक देगा बंगाल की खाड़ी में, उनको खत्म कर देगा। वो राजनीतिक दल चुनाव लड़ने लायक नहीं बचेंगे। लेकिन आप ये कहिए कि हर 6 महीने पर चुनाव कराओ तो नेता बड़ा जवाबदेह होगा। अरे मिलीजुली सरकारें हर कुछ दिन पे गिरती रही, कितनी हुई? जहां जहां अपने सारे नियम कानून सब सिद्धांत सब ताक पर रखकर 2 विरोधी पार्टियों ने भी कर लिया। क्या राजनीति हुई? कैसे सरकार वहां चली? क्या हम लोगों ने ये देखा नहीं है क्या? मुझे लगता है कि आज इस तरह का कुतर्क करने वाले लोग, दरअसल उनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि लोकतंत्र का बुनियादी मतलब क्या होता है। हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा में जो बहस की थी वो सब वो भूल गए, या मैं कहूं कि पढ़ा ही नहीं है। आज वो कुतर्क के पहाड़ पर बैठे हुए हैं। जी हर्षवर्धन जी, ब्रेक लेना मुझे एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौट के आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रावत जी से भी एक सवाल मेरे मन में, उसको ही पूछूंगा मैं। इससे बाकी कुछ हो ना हो, लेकिन मुझे एक पक्का भरोसा की एक चीज़ है कि वैमनस्यता कम हो जाएगी। अरे जो हर समय चुनावी मोड में रहते हैं ना, अच्छे प्यार मोहब्बत से बात करें, 5 साल बाद देखा जाएगा, 6 महीने पहले तो 4.5 बड़ा शांति से बीते हैं। ये मेरे को पक्का भरोसा, अगर वन नेशन में इलेक्शन हुआ तो, कंडीशनल है, हुआ तो। छोटा सा ब्रेक वाले लौट के आगे हर्षप्रीत जी तुरंत आते हैं आपके पास। करें वन नेशन वन इलेक्शन का जो एक मामला निकल के आया, जिसमें कमेटी बना दी गई है रामनाथ कोविंद जी जो पूर्व राष्ट्रपति उनकी अध्यक्षता में, और इस पर चर्चा चल रही है और इस पर विरोध भी हो रहा है। हर्षप्रीत जी बताइए सर, आप बीच में इशारा भी कर रहे थे, फटाफट रखिए सर अपना व्यू। भाटी जी पहले आप शुरू कर दीजिए। प्रदीप जी जी बताइए। 2-3 पॉइंट नीरज जी, 2-3 पॉइंट हैं जो महत्वपूर्ण बातें निकल के आई कि अगर ये बात हो रही है कि इससे लोकतंत्र मजबूत होगा, तो शायद लोकतंत्र ऑपरेशन लोटस से मजबूत हो रहा है देश में। महाराष्ट्र में भी हमने देख लिया, एमपी में भी देख लिया, तो लोकतंत्र उससे मजबूत होगा। दूसरा, अभी ये चीज सब हवाई है, एक बार शुरू हो जाए, एक बार ये ड्राफ्ट पेश हो जाए तो हम अपनी स्थिति बेहतर कर पाएंगे, हम पॉजिटिव फीडबैक दे पाएंगे, हम उसमें कुछ इनपुट्स दे पाएंगे। लेकिन बीजेपी का उद्देश्य ये है नहीं, क्योंकि बीजेपी जो अभी शिवम जी ने बात कही रिपोर्ट कार्ड, उसी से भागना चाहती है कि 2019 के चुनाव में जो जनता को रिपोर्ट कार्ड देनी थी, हम बहस यूजीसी तो और इसके वन नेशन वन इलेक्शन पे कर रहे हैं। ये तो आपके फेवर में जाता है, फिर तो ये अगर ये भाग रहे हैं तो बुरी तरह हारेंगे। ये तो आपके पक्ष में जाता है, फिर आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? आपको याद होगा आपके जो नेताजी हैं, आप सवाल पूछने देंगे, अगर सवाल पूछने देंगे तो जब तो हम जनता को पता चलेगा कि ये भाग रहे हैं। अगर चुनाव हो तो सवाल पूछेंगे ना सर। हम महंगाई पे बात नहीं करेंगे, हम यूसीसी पे बात करेंगे। हम बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, हम यूसीसी पे बात करेंगे। उनको करने दीजिए, आप तो कहिए मैं तो महंगाई पे प्रचार करूंगा, कुछ भी करें, उनसे क्या लेना देना आपको? नहीं, अगर हम डिस्कशन इसी पे ही करेंगे और हम देश की जनता को अपना पक्ष रख ही नहीं देंगे और हम जनता को इन मुद्दों से भटकाएंगे, तो फिर ये जनता के हित में या उनके भाटी साहब आपने क्या बरगला देते हैं? देखिए आपके नेताजी ने पहले सिद्धांत रूप में कहा था हाँ ये ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि नहीं ठीक है। हमने आज अभी तक ये नहीं कहा कि इसमें ये खराबी है। अभी आपने कहा रीजनल पार्टीज के लिए खराबी, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कहा हमने उसके कुछ एप्रीहेंशंस जाहिर करे और वो करेंगे हम। जब आपके सामने कुछ होगा नहीं तो आप एप्रीहेंशंस ही रखेंगे। नहीं एप्रीहेंशन रखिए। अरे बीजेपी सुनिए ना सर, बीजेपी कुछ भी प्रचार करे, आपको तो अपने फोकस पे करना। मैं देखिए बात समझिए, आवाज अड्डा में हम लोग बहुत लॉजिकल डिबेट करते हैं। थ्योरी के तौर पे आप इससे सहमत हैं नहीं है, ये भी आपने तय नहीं किया, आपको एप्रीहेंशंस हैं। आपके एप्रीहेंशंस ये रीजनल पार्टी नुकसान कैसे नुकसान होगा? अरे नीरज जी, हम कोई अंधभक्त तो है नहीं कि आपने जो कह दिया हम उसमें हामी बनने आ गए। अरे आप लेके आएंगे ड्राफ्ट, आप डिस्कस सर तार्किक तौर पर बात करिए, अंधभक्त या चमचा की तो मैं बात ही नहीं करूँ। वैसे इन शब्दों का इस्तेमाल हम लोग आवाज अड्डा में करते नहीं है, लेकिन आपने कर दिया इसलिए मैं कह रहा हूँ। आप अंधभक्त हो चर्चा हो, लेकिन लॉजिकली मुझे ये समझना हमारे दर्शकों को कि इससे नफा नुकसान क्या है। जैसे प्रेम कुमार जी ने कहा कि इससे लोकतंत्र कमजोर होगा। नीरज जी पहले समझने की जरूरत है, लॉ कमीशन और स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में हमको उसके ऊपर एप्रीहेंशंस देंगे। भाटी जी से पूछिए जल्दी शिवा जी, बहुत छोटे रखिएगा, 5 सेकंड का। लेकिन मेरा एक सवाल है प्रदीप जी, भाटी जी मुझे बस एक चीज बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि ये जो चर्चा है ये व्यर्थ है, ये बेकार है, ये भटकाने वाली बात है, ये गरीब और गरीबी पर और भ्रष्टाचार पर और इन सब पर बात ना करने और रिपोर्ट कार्ड ना देने की वजह से कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और हम इस पर क्या अपनी राय रख सकते हैं जब इसका ड्राफ्ट ही नहीं है? ड्राफ्ट तो इसका 2018 में भी नहीं था, जब राम गोपाल यादव खुलेआम आकर कहते थे कि हाँ हम वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में हैं। तो तब क्यों थे?
या फिर यूं कहिए कि 2 दिन पहले तक क्यों थे और आज क्यों नहीं हो फेवर में? कहां से फोन आया? बता दीजिए ना, सच सच बताइए सीएनबीसी के दर्शकों को, फोन कहां से लंबा आपने ये 2017 में भी ड्राफ्ट नहीं था, 18 में भी ड्राफ्ट नहीं था। जी छोटे क्रिस्पी बहुत समय नहीं है, थोड़ा छोटे मैं जवाब दे दूं, संक्षेप उतना आधा समय दे दीजिए, जवाब दे देता हूं। हमने ये कभी नहीं कहा, अभी भी नहीं कह रहे हैं कि आप जब तक ड्राफ्ट नहीं लेके आएंगे, जब तक हम उसके ऊपर कोई अपनी मर्जी कैसे जाहिर करेंगे। 2018 में भी हमने कहा अच्छा सुझाव हो सकता है, 2018 में की हुई है आपने? सुनिए, नहीं मैं मना नहीं कर रहा, मैं मना आज भी नहीं कर रहा। 2018 में की हुई है, समाजवादी पार्टी एंड टीआरएस इन फेवर ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। मना भी नहीं कर रहे और हाँ भी नहीं कर रहे। मना कर ही नहीं रहा जी, मुझे आपसे ज्यादा पता है शिवम जी कि हमारी पार्टी ने क्या स्टैंड लिया। ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि नहीं, आपको लॉ कमीशन ने 2022 में अपनी वेबसाइट के सुझाव के लिए खोल रखा था, उसमें प्रपोजल भी था। हर्षप्रीत जी के पास सर समय एकदम कम रह गया ना, 6 लोग हम लोग, थोड़ी बात करनी है। हर्षप्रीत जी फटाफट रखिए सर अपना व्यू। धन्यवाद। अब देखिए ये भाटी साहब ना डबल माइंडेड हो गए अब। धन्यवाद, बहुत क्लियर है। अरे आपने दिल पे मत लीजिए सर, ऐसा है क्यों ले रहे हैं आप? डबल माइंडेड हो गए। देखिए नीरज जी, ऐसा है, पैसे, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार पैसे बचाने की आर्गुमेंट दे रही है, मैं इनको बता दूं, शायद पता नहीं है, नई वीवीपैट मशीन्स और ईवीएम्स पे 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा वन नेशन वन इलेक्शन करवाने के लिए। तो कैश बचेगा, पैसा बचेगा, ये आर्गुमेंट तो कर दीजिए बाहर। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसको कंसल्ट की था कि, एक सेकंड जी बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कौन से सूबों को, कौन से स्टेट्स को कंसल्ट किया है, कौन से स्टेक होल्डर को कंसल्ट किया है, कौन सी यूटीज को कंसल्ट किया है, कौन सी ऑपोजिशन पार्टीज को कंसल्ट किया है, कौन से लोगों को कंसल्ट किया है? एक लोकतंत्र में साहब पहले डिस्कशन होती है, डिलिबरेशन होती है, उसके बाद कमेटी बनती है। अरे तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी के डंडा छोड़ दिया वो कमेटी, पहले कमेटी क्यों छोड़ा? पहले कमेटी बना दी और अधीर उसके रंजन बाद जी ने कमेटी क्यों छोड़ा सर? आपको हर्षप्रीत जी सुनिए ना, सीरियस सवाल है। बराबरी का टाइम जो ये कमेटी बनी है, उस कमेटी में कोई टाइमलाइन नहीं दी गई कि 3 महीने के अंदर रिपोर्ट देनी है, और अधीर रंजन जी ने उसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? आपने जितना भाजपा को टाइम दिया, आधा दे दीजिए, आधा बहुत है सर। 1:5 है, वो अकेले 5 आदमी आप लोग बैठे उनसे सवाल, आधा टाइम भाजपा का, आधा टाइम जो भाजपा को टाइम दिया उसका आधा दे दीजिए, उससे ज्यादा नहीं मांगूंगा। पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जहां तक कमेटी की बात है, कमेटी बननी चाहिए थी आफ्टर डिस्कशन। इन्होंने पहले बना दी कमेटी, फतवा दे दिया, मन बना लिया, इम्पोज कर दिया, और फिर कह रहे स्पेशल सेशन बुलाएंगे, चर्चा होगी। पहले मैं पूछूं इनसे कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन देना आपका क्या फर्ज नहीं था कि ऑपोजिशन के मेंबर्स होते, जो राज्यसभा के एलओपी है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनको सीट मिलती। और दूसरी बात, ये जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है कमेटी के, वो ऐसे तैयार किए गए हैं ताकि जो भाजपा कंक्लूजन चाहती है वो इनको मिल जाए। एक आई वॉश है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों से जो उनकी इकलौती पावर है, अरे तो कमेटी में शामिल थे अपना फतवा देने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा की आप लोग तो मतलब कुछ भी करने से पहले निकल जाते हैं, तो आप कंफ्यूज। भाजपा की गलती है कि 24/7 आपको ये नहीं पता अभी, आप ये तय नहीं कर पाए कि किस चीज का आपको विरोध करना है। खर्चे का वन टाइम कैपिटल इन्वेस्टमेंट का नाम सुना है आपने हर्षप्रीत जी? बहुत बढ़िया नीरज जी, बहुत बढ़िया। क्या अब मैं आपको बहुत अच्छी आर्गुमेंट दे रहे हैं, आपको बताऊं, बड़े इन्वेस्टमेंट और रिकरिंग इन्वेस्टमेंट में फर्क होता है सर। अगर आप कंफ्यूज, आपने बहुत टाइम दिया, आपका धन्यवाद। आप किसी चीज का विरोध कर रहे हैं कि ये खराब, ये एक चीज पे आप सॉलिड रहिए। जैसे प्रेम जी की बात समझ में आ गई, भैया ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। सर मैं आपके हिसाब से जवाब नहीं दूंगा, मैं यहाँ लोगों के लिए हूँ, मैं देश के लिए हूँ, लोगों के लिए हूँ, आपके हिसाब से नहीं जवाब दूंगा नीरज जी मैं। और सुन लीजिए एक बात और, भारतीय जनता पार्टी की बैठा हूँ सोच चलाने के लिए, इसको जो करोड़ों लोग देख रहे हैं, मैं उनकी तरफ से मन में उठने वाले सवाल पूछता हूँ हर्षप्रीत जी, और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, शिवम को देना पड़ेगा। अगर रावत जी खाली मना कर सकते हैं क्योंकि वो पब्लिक फिगर नहीं है, उनको चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन आप लोग ये मना नहीं कर सकते कि मुझे जवाब नहीं देंगे। मैं मेरे लिए जवाब नहीं पूछ रहा हूँ, मैं करोड़ों लोग जो शो देख रहे हैं उनके लिए जवाब पूछ रहा हूँ। रावत जी के पास चलता हूँ। रावत जी क्या इतना बड़ा खर्चा के सवाल उठाया गया कि ये जैसे कंपेयर करते हुए हर्षप्रीत जी कि जो खर्चे की बात करें उससे ज़्यादा खर्चा तो वन टाइम इलेक्शन में खाली वीवीपैट मशीन और ईवीएम खरीदने में आ जाएगा। ये सब लॉजिक आपको लगते हैं क्या कि मूल प्रश्न ये है कि सरकार की मंशा क्या है और इलेक्शन कमीशन क्या चाहता है? रावत जी
देखिए, पैसे का जहां तक सवाल है, भारत निर्वाचन आयोग पूरे विश्व में सबसे सस्ता इलेक्शन डिलीवर करने वाला निर्वाचन आयोग है। और जो खर्चा होता भी है, $1 प्रति वोट खर्चा होता है हमारे यहाँ। और अगर उसमें बचत की बात की जाए तो जहां 20-25 लाख करोड़ का बजट हो, उसमें अगर एक बार 4,000-5,000 करोड़ खर्च करके इलेक्शन होता है तो ये कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। अपने अड़ोस पड़ोस के राज्यों में भी इससे ज्यादा खर्चा होता है। तो खर्चे की बात उतनी महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि अगर हम एक साथ चुनाव कराएंगे तो हमें सारी ईवीएम और वीवीपैट चाहिए होगी 35 लाख, और उस पे जो खर्चा आएगा वो सिर्फ 3 इलेक्शन में अमोर्टाइज होगा, मतलब 3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी जितनी ईवीएम वीवीपैट हैं वो 6-7 इलेक्शन कराती हैं, बाद में 15 साल इनकी लाइफ होती है तो वो 3 इलेक्शन करा पाएंगे। तो उससे उनकी जो कॉस्ट हम जोड़ेंगे इलेक्शन की कॉस्ट में, तो वो और ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए कोई इसमें पैसे का मुझे लगता है कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। जी हाँ, प्रेम जी और हर्षवर्धन जी के पास आते हूँ। प्रेम जी, क्या 2000 नहीं, गलती, 1967-67 से पहले जो इलेक्शन हो रहे थे उस समय डेमोक्रेसी नहीं थी क्या? मैं तो कह रहा हूं कि वो फेल क्यों हुई? बताओ ना सर, आप तो सीनियर आदमी हो, बताओ, मुझे नहीं पता वो कंटिन्यू क्यों नहीं हुआ? वो कंटिन्यू नहीं हुआ। आज भी अगर उसको हम रीस्टोर करते हैं तो क्या लोकतांत्रिक पैमानों पर, मानदंडों पर किसी तरह का हम ये कॉम्प्रोमाइज करके उसको ये सिस्टम में आते हैं? इसी पर इसका समर्थन और विरोध निर्भर करता है कि एक देश एक नेशन में अगर किसी लोकतांत्रिक मानदंड का हम समझौता न करें तब तो फिर ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन विरोध वहां, आज हम उत्तर प्रदेश में 7 चरण में चुनाव कराते हैं, क्या बात करते हैं? एक स्टेट में हम एक दिन में चुनाव नहीं करा पाते, ये एक देश एक इलेक्शन की बात कर रही है। तो इसलिए इसका जवाब देना पड़ेगा ना भाई। उस समय की आबादी, उस समय के संसाधन, आज की स्थिति, ईवीएम आने के बाद भी हमें रिजल्ट्स कब? अरे रावत जी रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन करा सकता है, उसने मना नहीं किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे तो हो जाएगा। 7 की जगह 12 चरणों में होगा पूरे देश में। लोकसभा में चलता रहता 1.5 महीना तक। सर, इलेक्शन कमीशन से ही तो बात है, क्यों 7 चरण में कराने पड़ते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव? क्यों कराने पड़ते हैं? आप गलत बात कर रहे हो। हर 6-6 महीने में 10-10 चरण चलेगा आपको, और 5 साल में एक बार 12 चरण नहीं चलेगा। 5 साल में एक बार 12 चरण। अब देखिए नए तरीके, आप 12 चरण का प्रस्ताव दे रहे हो सकता है 36 चरण लेकर। अरे महाराज क्या प्रेम कुमार जी, आप जो है ना, आप पहले मन शांत करो, ठंडा पानी पियो, मेरा सवाल सुनो। हर 6 महीने में 7 चरण के चुनाव हो रहे हैं, उससे बेटर है कि 5 साल में एक बार 12 चरण में हो जाए। अगर आपको बहुत चिंता है कि साहब पूरे 130 करोड़ लोगों के तक कैसे पहुंचेंगे आप, मतलब आज मुझे समझ नहीं आ रहा आप इतना क्यों उद्वेलित हो रहे हैं। क्या आपकी चिंता ये? अच्छा, सवाल घुमाता हूं ये सवाल हर्षवर्धन से भी। क्या ये चिंता ज्यादा है क्या कि जो अभी 3-4 चुनाव होने और जो उसके बाद 3-4 चुनाव होने लोकसभा, इन सबको मिला देंगे तो जो इस समय का अलायंस है उसको दिक्कत हो जाएगी कि अखिलेश जी तत्काल कैसे चुनाव लड़ेंगे कि एक चुनाव कांग्रेस के खिलाफ, एक चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर? ये प्रॉब्लम है क्या? नहीं, देखिए नीरज जी, नहीं, पहले प्रेम कुमार जी को जवाब देने दीजिए, फिर उसका आप जवाब दीजिएगा। प्रेम जी बोलिए, संक्षेप में रखिए। एक देश एक चुनाव की बात है तो हम ऐसा कैसे एज्यूम कर लें कि इस चुनाव के पहले के 5 चुनाव और बाद के 5 चुनाव, हम तो पूरे एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं ना। आप हमें कंडीशन दे रहे हैं कि इसी पर बात कीजिए, हम नहीं कर सकते इस पर बात। जी सर, आज आप बिल्कुल समझने के मूड में नहीं हो सर, अब मैं पक्का मान गया। सर जी, नहीं, डेमोक्रेटिक तरीके से अगर कोई भी बदलाव होगा हम वेलकम करेंगे। डेमोक्रेसी मजबूत होने की पहली शर्त, डेमोक्रेसी मजबूत चुनाव ही तो होंगे, इसमें डेमोक्रेसी कमजोर कैसे होगी? हर्षवर्धन जी, यार डेमोक्रेसी बचाओ भाई, आप लोग ये समस्या खड़ी कर दी प्रेम कुमार जी ने। बताइए, बहुत सारे साथियों, मैं एक सवाल सिंपल ये कह रहा हूं कि मान लीजिए सरकार इस पे एक मानस बनाती है, उस पे सबकी भागीदारी और मंजूरी होगी, बिना किसी कैसे हो जाएगा? कमेटी बनी है, उस कमेटी में संविधानविद भी है। अब ठीक है, अधीर रंजन जी उसमें से निकल गए, क्यों निकल गए मुझे नहीं समझ में आया। मैं कह रहा हूं, मान लो शुरुआत के तौर पर ये मोदी को बुला के डांस कराने वाले लोग भी हैं। अरे सुनो ना सर, प्रेम कुमार जी, भगोड़ा है, वो भी कमेटी में है। उस कमेटी में प्रेम कुमार जी, करें, किस कमेटी पर भरोसा करें? सुन लो सर, भरोसा के ही तो बात है सर। भरोसा न करते करते 2 इलेक्शन हार गई आप। प्लीज सुनो, आप मेरा सवाल सुन लो सर। आप हाइपोथेटिकल, मुझे भी नहीं पता है, तो शिवम जी को नहीं पता कि अभी क्या होने वाला, विचार का ही विरोध हो रहा है, तो प्रैक्टिकलिटी बात कर। मैं तो प्रैक्टिकल सवाल पूछता हूं। मुझे गंज डुडवारा के चुनाव मतदाताओं की चिंता है,
मुझे जो प्रेस क्लब में बैठ के या लाइब्रेरी में बैठ के सिंपोजियम होता है उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे यह चिंता है कि अगर मान लीजिए 6 महीने पहले और 6 महीने बाद वाले होने इलेक्शन क्लब कर दिए जाएं तो ज्यादा चिंता है क्या हर्षवर्धन? इसलिए ज्यादा विरोध हो रहा है। सर एक देश एक चुनाव को इतना डाइल्यूट क्यों कर रहे हैं 6 महीना बाद? अरे यार भाई प्रेम कुमार जी, हर्षवर्धन जी से मैंने सवाल पूछा, आप क्यों जवाब दे रहे हो? हर्षवर्धन जी से पूछो। बोलो हर्षवर्धन जी, ये जो लाइब्रेरी के डिस्कशन होते हैं ना प्रेम कुमार जी, इसका कोई लाभ नहीं होता, प्रैक्टिकल डिस्कशन में बात करना चाहिए। हर्षवर्धन जी जवाब दीजिए, समय कम है। बोलिए हर्षवर्धन जी। अरे उनका फ्रेम फ्रीज हो गया है। प्रेम कुमार जी आप भी जवाब दीजिए इसका, जब तक वो नहीं आ रहा है तो। जी ये देखिए वाजपेयी जी, एक देश एक चुनाव से सैद्धांतिक रूप से कोई असहमत नहीं होगा अगर इसमें इसको लागू करने में कोई ऐसे फैसले ना हो जिससे स्टेट्स के स्ट्रक्चर में, संघीय ढांचे में या किसी किस्म की दिक्कत हो। तो इसको लेकर के एक विचार इसी वजह से लंबे समय से चला है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो प्रायोरिटीज हैं उसको छोड़ करके हम इस बात को पकड़ रहे हैं। वोटर लिस्ट में 100% लोगों को शामिल कीजिए ना, उसकी बात आप करते ही नहीं। आप लोगों के पार्टिसिपेशन की बात करते ही नहीं। आप जो डेमोक्रेसी स्टेट लेवल पर है, जो धारा 356 और तमाम चीजें इस्तेमाल हुई और आज जाकर के सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से एक स्थिर रूप में आई हैं, तो ये कैसे स्टेट की डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी, इसकी बात नहीं करें। सत्ता में कैसे आया जाए, कैसे बना जाए, प्रेम कुमार जी, स्टेट की डेमोक्रेसी या देश की डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए तो किया जा रहा है कि जो बार बार इलेक्शन होते हैं, मैं तो कह रहा हूं महाराष्ट्र में जो बार बार हो रहा था ये रुकेगा ना जब एक बार 5 साल में होगा इलेक्शन। तो सर इलेक्शन रोकना ही डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करना है क्या मध्यावधि चुनाव में जाना डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करना नहीं होता? नहीं बार बार चुनाव में जाना कैसे इलेक्शन? देखिए प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी सुनो ना आप मेरी बात। सर आप ना आज थोड़ा सा पता नहीं क्यों डिसओरिएंटेड लग रहा है, माफी के साथ कह रहा हूं, आप थोड़ा सा डिसओरिएंटेड लग रहे हो मेरे को। आप सिंपल से सवाल को इतना ज्यादा खींच के ले जा रहे हो। अगर मैं एक नेता हूं, मेरे दिमाग में एक क्लैरिटी है कि मेरे देश में, मेरे राज्य में चुनाव की एक मियाद है, तो मेरी एक्टिविटीज चेंज होंगी ना सर। इससे डेमोक्रेसी कैसे कमजोर होगी? मैं काम करूंगा, लोगों के बीच में जाऊंगा, सरकार में तो सरकारी काम, विपक्ष में हूं तो विपक्ष में जगाने का काम करूंगा। हर चीज में डेमोक्रेसी कमजोर हो जाएगी, बेसिक स्ट्रक्चर टूट जाएगा। कहां ये तय किया गया? मतदाताओं को वोट देने दिया जाएगा, ये किसने कहा? रावत जी चुनाव आयोग लगातार प्रयास करते हैं कि एक आदमी वोट दे, कैंपेन चलता है। मैं चैनल पे बैठ कर रोज सुबह कहता हूं कि पहले मतदान फिर जलपान। देखिए आप क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए मुझे आप अव्यवस्थित विचार रखने का आरोप लगा रहे हैं। सिंपल सा सवाल मैं रख रहा था कि एक प्रदेश में एक चरण में तो चुनाव कराया नहीं जा पा रहा है और हम एक देश और एक चुनाव की बात करें तो हम कैसे विश्वास कर लें कि डेमोक्रेसी से कॉम्प्रोमाइज किए बगैर ऐसा होगा? सर देखिए, विश्वास की बात आपने कही बिल्कुल सही है। मेरे को भी आज तक कभी यह विश्वास नहीं था कि धारा 370 हटेगी, लेकिन हट गई ना सर। अगर एक बार आप सोच ले कोई काम करने के लिए, सरकारें सोच ले तो काम होता है। खाली तर्क वितर्क करना है, डिस्कशन करना है तो नहीं होता है। समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। जुड़े रहिए आवाज के साथ।